साबू जी, आप का जो ब्रांड नेम है वो मुझे बड़ा आकर्षित किया। ये जो सच्चा साबू जो है आपका, ये कैसे आपके दिमाग में आया? जी ये लगा लीजिए, शुरू है माइक। जी जी ऑन है ये। जी 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 जी। नमस्कार शैलेश। नमस्कार। आपने पहला प्रश्न इतना कठिन पूछा है जी कि इसको बताने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लंबी कहानी। ये पहले सच्चा मोती के नाम से जाना जाता था। अच्छा। 2016 से अपन ने सच्चा साबू मार्का प्रमोट किया है। जी। 1984 में करीब सच्चा मोती मार्का अपन ने सेलम से स्टार्ट किया। सेलम तमिलनाडु? जी तमिलनाडु से। जी। और बहुत मियर स्केल में, मतलब 3 बोरी रोज की पैकिंग करना, 1 किलो आधा किलो में। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जी। वहाँ सब मजाक उड़ाते थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जहाँ लारियों से जाता है माल, तुम बहुत स्मॉल पैकिंग कर रहे हो, कहाँ चलेगा। जी। धीरे धीरे क्वालिटी एक जैसी रखने के कारण, और पिताजी की सीख ऐसी थी, वो मंगवाते थे यहाँ इंदौर। इंदौर में पिताजी रहते थे और मैं सेलम में रहता था। तो वो एक एक चीज़ सिखाते थे कि अब की बार तुम्हारा माल आया उसमें टुकड़ी थी, अब की बार तुम्हारा माल आया उसमें चूरी थी। मतलब आपके घर में जो क्वालिटी कंट्रोल जो है पिताजी के हाथ में था? पिताजी की सीख थी। वैसे हमारे खानदान में भी हमारी क्वालिटीज का कंट्रोल हमारे पिताजी के हाथ में रहा है। जी। तो मैं ये मानता हूँ कि कर्म जो है वो तो व्यक्ति अपने खुद के करने से नहीं होता है। जी। वो नियति और संगति और परिस्थिति। नियति, संगति और परिस्थिति, बहुत बढ़िया बात कही। फिर आपकी लगन जो रहती है वो आपको आगे बढ़ाती है। जी। और पुरखों के आशीर्वाद, बड़ों के बुजुर्गों के आशीर्वाद वो मिलते हैं। जी। तो आप सफल होते हैं। तो वो सच्चा मोती मार्का धीरे धीरे बढ़ता गया और ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो गया था, बहुत अच्छी। अब तो विदेशों तक भी आपका ब्रांड जाता है? जी, थोड़ा बहुत जाता है। जी। बल्कि विदेशों में प्रोडक्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया इस साल। किस देश में? युगांडा में। युगांडा में? जी। बहुत बढ़िया बात है ये। शायद इस साल के अंत में वो माल आ जाएगा भारत में। माइक थोड़ा नजदीक ले लेंगे? जी जी। तो अब वो सच्चा मोती जैसे चल रहा था, छोटे भाई हमारे जो हैं वो यहीं पे इंदौर में ही रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने वो मेरी बिना जानकारी के, मतलब 2005-06 में उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया, मेरे को मालूम नहीं था, अपने नाम से। अच्छा। क्योंकि लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी। जी। तो उनको ऐसा लगा, तो वो जो चीज़ है वो 2015-16 में सामने आई। और उस टाइम से फिर ये हो गया कि भाई सच्चा मोती मैं निकालूंगा। छोटा भाई चालू कर दिया, मेरा बंद करवा दिया। तो हमने सच्चा साबू चालू किया और वो मामला अभी कोर्ट में है, विचाराधीन है। तो अब इजाज़त ये है सुप्रीम कोर्ट की कि भाई दोनों जने करो, दिल्ली हाई कोर्ट जब सुनेगी तब ये फैसला होगा। वो पेंडिंग पड़ा है। तो अब सच्चा मोती हम भी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको 1993 में एगमार्क मिला था भारत में सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले? जी। साबूदाने में सबसे पहले एगमार्क अपन ने लिया था और ग्राहकों के मन में वो सच्चा मोती बसा हुआ है, क्योंकि जब जिसने भी खाया वो साबूदाना वो पसंद करता है उसको। तो अब उस मार्के का मतलब एक यहाँ पे पैकिंग करके जो गलत कोई भी फायदा हो रहा था, अपन ने सच्चा साबू प्रमोट करना चालू कर दिया। और ईश्वर की दया से आज भी वो हर ग्राहक की पसंद है। ये है छोटी सी सफ़र की। आपकी जर्नी बड़ी कमाल की है कि आप 3 बोरी पैकिंग से आज युगांडा तक आप पहुँच गए हैं। और निश्चित तौर पे साबूदाना जो है हमारे घर घर में लोकप्रिय, व्रत उपवास में तो साबूदाना खाया जाता है। हम चलते हैं पल्लवी जी की ओर, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन मैंने बात साबू जी से शुरू कर दी क्योंकि सबसे नज़दीक मेरे यही बैठे हुए थे। अब बराबरी का जमाना आ गया है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ गई है, तो मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा। बराबरी का ज़माना नहीं रहा क्योंकि नारी पुरुष से आगे निकल चुकी है। तो हम लोग तो है वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। और पल्लवी जी, आपने तो डेयरी प्रोडक्ट्स में कमाल किया है, आप किसानों के लिए इतना काम कर रही हैं। और ये कैसे शुरुआत हुई, ये कैसे सब कुछ हुआ? शैलेश जी, ये जर्नी मेरी तो खैर बहुत किस्मत की बात है जी। एक जो स्मॉल इंसिडेंट था, मदर इन लॉ की डेथ, शांता मेरी मदर इन लॉ का नाम है जी। उनकी कैंसर से डेथ होने के बाद हमारी थॉट इधर डेवलप हुई कि हम लोग ऑर्गेनिक, हमारी मतलब आप और मेरे हस्बैंड जो आपकी सफलता के सच्चे साथी हैं। यस, क्योंकि मैं कार्य ही ऐसा कर रही हूँ कि मैं जो हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। जी ज़रूर। एक्चुअली इस कार्य में उनका सब सहयोग बहुत रहा और उन्होंने उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की
मतलब ब्लेसिंग से और उनके सपोर्ट से ही मैं आज इस मंच पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप मैं को। चाहता हूँ ये बात आपकी तालियों की चाहत रखती है। तो आपने जो ये बात बोली कि मैं एक ऑर्गेनिक फील्ड को प्रमोट करने के लिए, मतलब क्योंकि हमारी पेस्टिसाइड एंड केमिकल के कारण ही ये इनडायरेक्टली जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। सचमुच हम लोग रोज ये सुनते हैं, क्या ये बात सही है कि ये जो कैंसर फैल रहा है ये पेस्टिसाइड्स की वजह से फैल रहा है, ये जो सब्जियों पे होता है ऐसा? क्योंकि मुझे समझ लगता है कि हम सुनते हैं, तो क्या ये सच है, ऐसा है? एक्चुअली होता क्या है, आज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारे किसान जो है ये सब लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है। हम ना सॉइल टेस्टिंग होती है, मतलब प्रॉपर किसान को पता नहीं है कि किस ज़मीन पे किस चीज़ की ज़रूरत है। जो मार्केट में अवेलेबल है वो डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका सॉइल टेस्टिंग मतलब जो मिट्टी को देखना कि इसमें क्या उगाया जा सकता है, क्या नहीं उगाया जा सकता, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। एक्चुअली पर्टिकुलर ज़रूरत होती है ना, पोटेशियम की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, पर हम लोग कुछ ना कुछ जो पेस्टिसाइड और केमिकल का जो स्प्रे करते हैं वो डायरेक्ट हम लोग खा रहे हैं। तो एक थॉट है कि ऑर्गेनिकली हम लोग यूज़ करें। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए मैंने कहा कि अब हम क्या करें, क्योंकि मैंने इस फील्ड में डिग्री नहीं ली है। आपने पढ़ाई क्या की है पल्लवी जी? मेरी पढ़ाई बहुत छोटे स्मॉल टाउन मतलब राजस्थान में हुई है जी। राजस्थान के ब्यावर शहर से मैं पढ़ी हूँ और वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई, जबकि मेरे मम्मी पापा भी इस फील्ड में नहीं थे, खेती किसानी का, न मेरे पीहर में न ससुराल में। यू शुड बी प्राउड ऑफ कि आप छोटी जगह से पढ़ के आई, लेकिन आज आपने सफलता के आयाम पैदा कर दिए। हाँ, ये कुछ मैंने आपको पहले मेरी बात की शुरुआत करने से पहले ये बोला कि ये किस्मत का खेल था कि मैं आज गाय के साथ कार्य कर रही हूँ। और इसमें मैंने जैसे संजय जी का बताया कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें डेयरी फार्म की शुरुआत करनी। शांता फार्म एक डेयरी फार्म है बेसिकली जी। तो डेयरी की शुरुआत हमने की, जिसमें क्योंकि गायों के द्वारा ही हम ऑर्गेनिक मैन्योर ले सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती ले सकते हैं। न हमारे पास ज़मीन थी न नॉलेज था, बट क्योंकि एक पैशन था कि हमें सोसाइटी को कुछ पे बैक करना है, तो हमने यहाँ से 70 किलोमीटर दूर ज़मीन ली, उस हिल ली, इंदौर से 70 किलोमीटर दूर। जी। क्योंकि हमें 100 गायों का डेयरी फार्म डेवलप करना था। उसके लिए एक चौकोर लैंड चाहिए था जो कि ऑर्गेनिक हो, तो उसे हमने तालाब की मिट्टी से डेवलप किया और फिर उस पर हमने जब ग्रो किया तो गाय जो जैसा खाएगी वैसा ही मिल्क हम मैं न्यूट्रिशन प्रमोट कर रही हूँ, तो न्यूट्रिशन मिल्क लोगों को देंगे, चाहे हम थोड़े ही लोगों को दें, और वहीं की उगी हुई सब्जियां हम लोगों को देंगे, वहीं के ग्रेन्स देंगे। ऐसे फार्मर से हम कोलैबोरेट करेंगे, ये हमारा विज़न था। इस विज़न से शांता फार्म की शुरुआत हुई और आज ये बात सही है कि शांता फार्म ने एक छोटा सा फार्म होते हुए भी देश ही नहीं विदेश में भी, मतलब आज मैं यूएस काउंसलेट के साथ काम कर रही हूँ, नीदरलैंड एम्बेसी की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर टीम है उसका पार्ट 2, एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का अभी 1 जून को जो वर्ल्ड मिल्क डे प्रोग्राम था उसमें 75 एंटरप्रेन्योर में रिकग्निशन था, उसमें एज ए शांता फार्म रिकग्नाइज था। तो मैं अपनी जानकारी के लिए चाहूँगा कि इसमें ये जो दूध और या बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस उन्हें देती हैं या बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट जो B2C है, कैसे है ये, कैसे काम करता है? ये एक्चुअली 2016 में हमने स्टार्ट किया था जी। तब लोग एसेंशियल मतलब वी वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड एमपीज फर्स्ट ग्लास बॉटल्ड काउ मिल्क इन डोर डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, कांच की बोतल में घर तक आप पहुंचाते थे? यस। जी। तो वो वाला मॉडल हमने पूरा कंप्लीट फार्म ऑटोमेशन में, जिस तरह के स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड्स में फार्म्स होते हैं उस तरह के फार्म बॉटलिंग प्लांट आपने लगाया? यस। अच्छा। बॉटलिंग प्लांट, गायों के गले में सेंसर, ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें, सारी चीज़ें हमने की, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कंज्यूमर समहाउ हम उस वक्त थोड़ा सा स्लो डाउन हुए। फिर कोविड आया, फिर हम एग्री बिजनेस में आए जिसमें हमने हमारे फार्मर्स के साथ काम किया
और उसके बाद अभी जो मैं न्यूट्रिशन मोरिंगा बेस्ड न्यूट्रिशन पे कार्य कर रही हूँ, जी, वो भी एक इसी का। ये मोरिंगा न्यूट्रिशन इन दिनों बहुत सुना जा रहा है, मतलब मैं खुद भी अपने घरों में देखता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक करिएगा। मोरिंगा को हिंदी में क्या सहजन कहते हैं? यस जी हाँ। तो ये जो सहजन है, ये कहते हैं कि बड़ी तेजी से जो हड्डियां हैं उन्हें मजबूत कर देता है, अगर हड्डी टूटी हुई हो तो जोड़ देता है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो बड़ी रुचि रखती हैं इन चीज़ों में, तो सहजन की पत्तियां सुखा के उनका पाउडर बनाती हैं। डज इट रियली वर्क? Yes. माफ़ कीजिएगा अगर मेरी मदर इन लॉ देख रही है तो मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ, फिर भी पूछना चाहता हूँ। एक ये बहुत जाहिर है कि पूछ लिया जाए, तो क्या सचमुच ये काम करता है? आपने है ना डायरेक्ट सीनियर सिटीजन को टारगेट किया है। नहीं, मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद टारगेट हूँ, पूछ रहा हूँ। पर इसमें मैं आपको बताऊंगी मोरिंगा के साथ हमने जो कार्य किया है जी। मेरा रुझान इसमें कैसे हुआ। जी, मोरिंगा हमने एज ए काउ फॉडर डेयरी पे काम किया। जब हमने उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे काउ देखे, फॉडर मतलब गायों का चारा हो? गायों का चारा जी। क्योंकि हमारा फार्म है निमाड़ एरिया में, निमाड़, वहाँ तो मालवा निमाड़ जो है अपना। यस, जी, जी। और वहाँ का मेन फॉडर है सोयाबीन, कॉटन एंड वीट। जी। और गायों के लिए न्यूट्रिशियस होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी थी तो न्यूट्रिशन पे हमें समहाउ, क्योंकि मुझे सजेशंस मिले तो ये मिला कि मुझे मोरिंगा ग्रो करके खिलाना चाहिए। उसके रिजल्ट्स हमने जब देखे तो हमने इस पे रिसर्च किया ये 2018 से, और फिर मैंने मोरिंगा, क्योंकि मोरिंगा के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बिटर है। आप पत्तियों का पाउडर आप खाना चाहेंगे ना? मैंने खाया है जी, मैंने खाया तो मुझे कड़वाहट देख के लगा कि कहीं मदर इन लॉ जानबूझ के तो नहीं खिला देंगे। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोरिंगा का एक सिर्फ यही माइनस पॉइंट है क्योंकि हम लोग उसको पर मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाए। पर मैं जनता को भी बता दूं कि जो चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं वो कभी भी स्वादिष्ट नहीं होती। ये बात जैसे सही है। करेला बहुत स्वास्थ्यवर्धक जी, है। जी। मैं निजी जीवन में रोज एक कच्चा करेला खाता हूँ, जी, रोज सुबह उठ के, तो जरूरी मुझे लगता है बड़ी काम की चीज़ है। और ठीक उसी तरह से सहजन भी बड़ी काम की चीज़ है और आप उसमें काम कर रही हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लौट के आपके पास आऊँगा और मैं चलता हूँ आगे ईश्वर दयाल जी के पास। नमस्कार ईश्वर दयाल जी। नमस्कार बड़े भैया। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस पैनल में मैं ईश्वर दयाल जी से बात कर रहा हूँ। ईश्वर दयाल जी एक कवि हैं, साहित्यकार हैं। मैं भी छोटा मोटा कवि हूँ, ऐसी मेरी गलतफहमी है कि मैं भी कविताएं करता हूँ। लेकिन ईश्वर दयाल जी, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पुस्तक आपके साथ है, ज़रा बताएंगे आपकी पुस्तक? हमारे कैमरा को दिखाइए, वो दिखाएंगे आपको आपकी एक किताब जो है। और बड़ा सीधा सा सवाल है गोस्वामी जी, ईश्वर दयाल गोस्वामी जी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कविताएं रचने की? सबसे पहली कविता आपने रची हो, कैसे प्रेरणा मिली और कब महसूस हुआ कि हाँ मैं कवि बन सकता हूँ और आज से मैं कविताएं लिखूंगा? मेरी शिक्षा बचपन से मेरी माताजी गोद में बैठा लेती थी जी, और स्लेट पेंसिल रखती थी और रामचरितमानस रखती थी वो। जी, तो वो रामचरितमानस की जो पहली अर्धाली है, वंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, जी। तो मैंने अपने जीवन में बा अक्षर सबसे पहले सीखा, उसको लिखना भी सीखा, उसका उच्चारण भी सीखा, प्रोनाउंसिएशन, दा उ ये स्वर। तो रामचरितमानस से मेरी शिक्षा हुई। तो धीरे धीरे वो छोटी ही उम्र में मुझे रामचरितमानस के कई कांड याद हो गए थे। तो लोग मुझे गोद में उठा के जाते थे और रामचरितमानस की चौपाइयाँ लोग पढ़ते थे और मैं उनका एनालाइज करता था, मैं उनको अपनी तोतली भाषा में। फिर मैं रामलीला में काम करने लगा। तो अच्छा। मुझे तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा क्या कि पाठ करते थे आप? जी, मैंने राम का पाठ देखा। अच्छा, बचपन में? उस वक्त बचपन में जी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था बार बार कि ये कविता है तो इससे छोटी या इसके समानांतर या कुछ ऐसी कविता मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं चौपाइयाँ अर्धालियाँ जो है उनकी तुकबंदी किया करता था। तो मेरे बचपन के ही नाम है, जैसे मेरे भाइयों के नाम कि गुड्डू छुट्टन ईश्वर दयाला, इनके पापा प्रभु दयाला, इस प्रकार की मैं कविताएं कुछ करने लगा। धीरे धीरे जब मैं मिडिल या हायर सेकेंडरी स्कूल में आया तो वो कविताओं के लिए मुझे अवसर भी मिलने लगे। और सागर में मेरा, चूँकि अधिकांश अध्ययन मेरा सागर में हुआ है, तो सागर में काफ़ी मूर्धन्य कवि जी शुरू से रहे हैं। एक तो पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी, और उनका सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ, और श्री शिव कुमार श्रीवास्तव जी जो बहुत ही मूर्धन्य कवि थे हिंदी के, तो इन सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैंने कुछ ऐसी कविताएं रची कि जो छोटी उम्र में एक लंबी हम बात करते हैं काफ़ी दूरी की,
जी। तो डॉक्टर कहा शिवमंगल जाता है सिंह जो सुमन, कच्ची उम्र में पक्की बात करना। हाँ, कच्ची उम्र में पक्की बात। जी। तो एक कविता इसमें भी है, अपने बेटे के लिए, आप पढ़िएगा। जी। तो वो काफी छोटी उम्र में 18-19 साल की उम्र में लिखी गई है कि कहाँ जब से मेरा, खरीदनी पड़ेगी मुझे ये हाँ किताब? इसमें, हाँ ये आपको ही अच्छा, आप मेरे लिए ये लेके आए। आपके लिए। बहुत 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 धन्यवाद। तो ये 18-19 साल की उम्र में कोई ऐसी कविता लिखना कि जिसके बच्चे हों, और 3 पीढ़ियों का जिक्र मैंने किया अपने बेटे के लिए, तो वो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को वो कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने साक्षात्कार, एक बड़ी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक पत्रिका निकलती है, उसमें एक कविता के लिए 1.5 पेज का आर्टिकल लिखा था। अच्छा। और मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा मैं 18 साल का हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये कविता तो 75 वर्ष के व्यक्ति को लिखना चाहिए। तो मैं कुछ निराश हो गया। तो उनने फिर पीठ ठोकी, नहीं नहीं नहीं, निराश मत होइए, मैं ये प्रशंसा कर रहा हूँ, ये कविता आपकी। तो फिर धीरे धीरे अवसर मुझे मिलते गए, तो लेखन में तो अवसर मुझे अधिक मिले। फिर मंचीय कविता की ओर मेरा ध्यान कुछ गया। मंचीय कविता में और कुछ लेखन परंपरा में एक माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा कुछ बात हमें होनी चाहिए। तो अभिनय क्षमता मुझ में थी, और बुंदेली भाषा पर मेरी पकड़ बचपन से, चूंकि मैं जी, आप बुंदेलखंड बुंदेलखंड के हैं का, इसलिए। तो बुंदेली कविताओं को मैंने मंच पर लाना प्रारंभ किया। फिर नवगीत, गीत, गजल, ये सब प्रस्तुत किए। अवसर भी मुझे मिलते रहे, कम मिले पर मिलते रहते हैं। तो आपकी मैं सबसे छोटी हिंदी कविता कितनी पंक्तियों की है? और सबसे छोटी हिंदी कविता 2 पंक्तियों की। वो सुनाइए ना प्लीज। जीवन एक बहती सरिता है। जीवन एक बहती सरिता। हाँ, जीवन एक बहती सरिता है, और आंसू ही पूरी कविता है। अरे वाह, क्या बात है। ये मेरी जीवन सबसे- एक बहती सरिता है और आंसू ही पूरी कविता है। पूरी आपकी इस बात पे मुझे एक दोहा याद आ गया, मुझे कवि का नाम याद नहीं है। वो कहते हैं कि छोटा है तो क्या हुआ, है ये आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, चक्कर के तो देख। क्या बात है। वाह, वाह। तो जीवन में आपने 18 वर्ष की छोटी उम्र में काम शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू की। हिंदी में, बुंदेलखंडी में, आपने बुंदेली भाषा में आपने कहा। आपकी कविताओं के लिए आदरणीय स्वर्गीय शिवमंगल सुमन जी ने इतनी प्रशंसा की। अब क्या इच्छा है बाकी कि मुझे ये सपना पूरा करना है गोस्वामी साहब? अब मुझे ये लगता है कि नवगीत एक हिंदी में एक बड़ी सशक्त विधा नवगीत है। एक परंपरा जो है, हाँ, विधा है। तो वैसे हम नवगीत को, मैं अब समझता हूँ कि उसे समकालीन गीत कहा जाए जी। आज के संदर्भ में, क्योंकि परिवर्तन तो होता रहता है। तो वो समकालीन गीत है, तो उसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। वैसे सशक्त उसमें व्यवस्था उसकी बनने लगी है, पर नवगीत में कवियत्रियों की कमी आज भी हमें खल रही है, क्योंकि कवित्रियों का जो एक रुझान है वो गज़ल की ओर ज़्यादा जाता है। तो नवगीत में जो हम बात कहते हैं, और नवगीत में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो देशज शब्द जो हैं उनको आप सीधा सीधा रखते हैं। तो हमारी एक जो देसी भाषा है, जो हमारी बोलियां हैं, जो हमारी डायलेक्ट हैं, वो जाती हैं, और हमारी भाषा काफ़ी समृद्ध होती है। और समृद्ध बोलियों से ही भाषा होती है। तो हमारी सहज बोलियां हैं। मैंने कई नवगीत जो रचे हैं तो उनमें सीधे सीधे बुंदेली के शब्दों को रखा है, मालवी के शब्दों को रखा है, और वो बड़े नहीं, सुंदर आप उसमें बिल्कुल लगते हैं। ठीक कह रहे हैं गोस्वामी साहब कि ये जो हमारी देशज, जो हमारा अंदाज है, जो हमारे आंचलिक भाषा है, उन बोलियों के जो शब्द हैं, उनका जो आनंद है जी, वो किसी अन्य भाषा में नहीं पैदा हो नहीं, सकता। नहीं। हिंदुस्तान इतना समृद्ध देश है कि हजारों बोलियां हमारी हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, जी। और उन भाषाओं से हम समृद्ध होते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। वरुण परवाल जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मुस्कुरा के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको देख के बड़ा पॉजिटिव महसूस होता है, आपको देख के एक आराम सा महसूस होता है। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी लोगों को आराम देने के लिए है। वो जो मैट्रेसेस और जो पिलोज और आप बनाते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में, अगर मैं ठीक हूँ, आप लोग इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, कि हमारी लीस्ट प्रायोरिटीज़ में होता था कि हमारा बिस्तर कैसा हो। जो भरवा दिया जाता था बिस्तर, उस पर हम सोते थे सारे। साबू जी जिस उम्र के हैं वो समझेंगे कि उन्हीं बिस्तरों पे हम लोग सोए। लेकिन अब हमारे जीवन में शायद ये तय होने लगा कि बिस्तर कैसा हो जिस पे आप आराम से सो सकें और जो आपके शरीर में कष्ट न दे। क्या यही आधार है आपके इस मैन्युफैक्चरिंग का जो आप कर रहे हैं, या कुछ और आधार है? सर, सबसे पहले सर, जो आपने बोला, खुशी का कारण है कि आपको देख के ही खुशी आ जाती है। मेरा पूरा परिवार रोज आपको देखता है। शुक्रिया। मेरा बेटा जो सबसे छोटा है घर पे, वो आपको देखता है, और मेरे फादर जो बड़े हैं वो आपको देखते हैं, और आप हमारे यहाँ 24 घंटे चलते हैं। तो खुशी है कि आप सामने बैठे हैं। और देखिए, ये जो हिंदी का जो गोस्वामी जी पास में बैठते हैं कवि हैं, तो वो समझेंगे जो देखना है ना जी, इसको अगर आप अलग अंदाज से कहते तो अर्थ बदल जाएगा। जी, मैं आपको देख लूंगा तो मुश्किल हो जाती है। जी बताएं। सर, एक्चुअली आज से 50 देश हमारा
आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। 75 ईयर्स इस देश को हुए हैं। हमारी इंडस्ट्री को 50 साल पूरे हुए हैं। मेरे फादर ने इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी 1972 के अंदर जी। और अभी तक हम एथिकल वे से इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको हम काफ़ी सुनते हैं, देखते हैं। मैं उस बात पे आना चाहता हूँ, जैसे जब आप ही का मैंने कुछ देखा हुआ था, जब जेब में लाखों हों तो लाखों देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब जेब में कुछ नहीं हो तब 100 रुपए मिलना भी बड़ी बात होती है। जी, ये मेरी कविता की पंक्ति। जी, तो सर मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसका सार यही कविता का। लाखों रुपए में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। तो सर वो टाइम 1972 में जब मेरे फादर ने और मेरे अंकल ने इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी, ऐसे कई प्रलोभन थे, ऐसे कई चीज़ें थी कि बहुत कम समय में पैसा कमाया जा सकता है। आज तो सर हम आपके आशीर्वाद से अच्छी कारों में घूमते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, तो हमारे लिए एथिकल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जेबों में है, मतलब काफ़ी कुछ है। वो टाइम पे साइकिल पे घूमना या वो टाइम पे स्कूटर पे घूमना, और आप रोज एक स्कूटर खरीद सकते हो, इतना आपके पास प्रोविजन था। बट मेरी जो फैमिली है, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके जो एथिक्स हैं, वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट। बहुत बढ़िया बात है। नैतिक मूल्य आपके परिवार में अभी तक जिंदा है। एंड देन 50 इयर्स। और सर मैं अपनी फैमिली के लिए आगे भी, मतलब अपने फादर को और इनको हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ हम आगे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट 50 इयर्स, अगले 50 इयर्स भी वी विल बी फॉलोइंग द सेम। क्या विजन है आपका कि हम आपकी कंपनी को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? और आप दो भाई हैं मिलके जो काम कर रहे हैं, दोनों या पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है, पोरवाल परिवार। जी सर। तो व्हाट्स योर विजन? आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? सर हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें जिससे उनके उपयोग में मतलब प्रोडक्ट उनके काम आ सके। एंड सर हम जो भी करें, हम उसको करने में एक आत्मीयता, एक असर, हम लोग बेसिकली हमारा जो 3 फंडामेंटल है, रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, ये 3 चीज़ हम वर्किंग करना चाहते हैं और इसी फंडामेंटल पे हम आगे काम करना चाहते हैं। तो हमारे हर प्रोडक्ट ऐसे ही हैं। मैट्रेस के अलावा भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं। हम लोग फैब्रिकेशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। मैट्रेस के अलावा जो इंडस्ट्री, हम लोग सर बेसिकली फैब्रिकेशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। हम लोग आयरन का पाउडर बनाते हैं। हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं। मैट्रेस नहीं कर सकता है, लोहे का भी चूर्ण कर दिया मतलब। जी सर। जी, तो वो हम लोग करते हैं और पास्ट 50 ईयर से हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर। और जो मैट्रेस आपका नया वेंचर है? मैट्रेस मैंने 5 साल पहले चालू किया है सर। लेकिन आपको लगता है कि ये एक्सपैंडिंग है और बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए? सर देखिए, हम बेसिकली 8 से 9 घंटे एवरेज हम उस मैट्रेस के ऊपर देते हैं। और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर प्रोडक्ट आपका सही नहीं हो तो बहुत सारे शारीरिक कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक न सोए तो आपका दिन भी खराब हो जाता है। तो हमें, हमारा प्रयास रहता है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी से हमारा टाई अप है, हालांकि इंडियन से होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग वर्किंग करते हैं वहाँ से। और हम उनका टाई अप ले करके एक अच्छे रेट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उनकी आपके मैट्रेसेस के ब्रांड का लग्जर स्लीप सॉल्यूशंस जो है, ये मेरा वो लग्जरी से लग्जर है कि? हाँ सर, लग्जरी से लग्जर है। लग्जरी से लग्जर है जी। तो ये लग्जरी है क्या? ये लग्जरी है सर। जी सर। एंड अपने जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा आप किसे मानते हैं? सर मैं अपने ग्रैंडफादर को अपने जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा मानता हूँ। आपके दादाजी? मेरे दादाजी एथिक्स रखा, जो रोज स्कूटर खरीद सकते थे लेकिन फिर भी साइकिल से चलते। नहीं, मेरे फादर ने, पर मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसी शिक्षा दी हम सभी को। एंड सर मैं जस्ट, जब उनका जिक्र आया है सर, इस देश की पहली, सर वो बेसिकली ऑफिशियल तो नहीं बोल सकता, लेकिन पहली जनहित याचिका मेरे दादाजी के द्वारा लगाई गई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सॉर्ट ऑफ, क्योंकि PIL का जमाना बाद में आया, उन्होंने स्वच्छता के ऊपर लगाई थी। अभी भी कोई अगर गूगल करना चाहे तो वर्दीचंद पुरवाल वर्सेस रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गूगल कर सकता है। और उनका जो केस है, जो रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट है, वो था उस टाइम पे। आज वो US की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो केस को वो दिया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। आप रतलाम से आए हैं। रतलाम पूरे देश में अपनी सेव की वजह से प्रसिद्ध है, जंक्शन की वजह से प्रसिद्ध है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रतलाम लोग जाने के लग्जर यहाँ बनता है, तो उस वजह से प्रसिद्ध। हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं। मैं साबू साहब के पास आना चाहूँगा। साबू साहब, जीवन में अगर आपसे ये कहा जाए कि सफलता के 2 मूल मंत्र क्या हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतने सफल हुए, आपने इतना बड़ा किया है। मैंने आज आपका अखबार में विज्ञापन भी छपा देखा था आपके, जब मैं सुबह सुबह विज्ञापन देख रहा था, तो आप काफ़ी प्रचारित करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो सफलता के 2 मूल मंत्र क्या हैं आपके? जी, पहली बात तो ये है कि जो आप सोच रहे हैं सफल हो गया व्यक्ति, उसके मापदंड नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने काम में लगन रखिए जी, और दूसरों की खुशी के लिए काम कीजिए। बहुत अच्छी बात। अपने काम में लगन रखिए और दूसरों की खुशी के लिए काम कीजिए। जी, आप व्यापार को व्यापार मत समझिए, लोगों को हैप्पी करने का एक सेवा का माध्यम और सेवा करने का माध्यम समझिए। जी, एक चीज जो नहीं करनी चाहिए जीवन में?
बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी नहीं हो, क्या बात है। पल्लवी जी, मैं आप तक पहुंचता हूं। सफलता के दो कारण, या आपको लगता है ये दो चीजें जो जीवन में आगे बढ़ाती हैं? सफलता के दो कारण, एक तो जैसा कि हर व्यक्ति के सफल होने के पीछे कोई ना कोई एक इंटरनल गट फीलिंग होती है, वो उसे माननी चाहिए कि क्या अंतः प्रेरणा कि क्या उसे करना है और क्या नहीं करना है। जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं करना है, ये पता होना चाहिए जी। तो जो व्यक्ति इसका समझ ले कि ये हमें नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से वो अपनी नीयत के साथ सफल होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया पल्लवी जी। गोस्वामी साहब जी, मेरे विचार से हम जिस काम को करते हैं उसको ये मत सोचे कि ये काम बुरा है या ये काम छोटा है या बड़ा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। उस काम को और आप बहुत अधिक मेहनत से ना करें, उस काम को पूरे प्रेम से करें जी। उस काम के प्रति हमें गहरा प्रेम होना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ करें। ये सफलता का सबसे बड़ा, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि काम को काम की तरह ना करें और काम से मोहब्बत करें। एक अंग्रेजी कहावत है कि या तो आप वो काम कीजिए जिससे आपको मोहब्बत हो, या अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। यही जी। वरुण, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो सर किसी भी क्लाइंट के साथ में या अपने व्यापार के साथ में एक रिश्ता कायम कर लें, जैसे आप करते हैं रिश्ता कायम अपने दर्शकों के साथ में। तो मेरी ये एक रहता है कि अगर जब आप रिश्ता कायम कर लेंगे और तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप उनके साथ एक तरीके से अपना पूरा समर्पण कर पाएंगे। क्या बात है। आप चारों ने बहुत खूबसूरत बात कही और मैं आपकी बातों को लेके ही इस पैनल के इस अंत तक पहुंचता हूं। साबू साहब ने कहा कि लगन होनी चाहिए, जीवन में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। पल्लवी कहती है आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। गोस्वामी कहते हैं काम को काम की तरह मत कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। वरुण कहते हैं कि उससे रिश्ता बना लीजिए। ये बहुत बढ़िया बात है और मैं आप चारों से रिश्ता बना लेता हूँ। मैं ज़रूर ऐसा चाहूँगा कि किसी दिन जब मेरा व्रत हो तो मैं बढ़िया गाय का दूध पीऊँ, पल्लवी जी, जो आपके फार्म से आए, और मैं उस वक्त साबूदाने की खिचड़ी खाऊं जो सच्चा साबू की हो। मैं गोस्वामी जी की कविता पढ़ते हुए मैं आपके लग्जर के उस पे सो जाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पहले पैनल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपके हाथ में माइक है। जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देते देते रह गई थी जब आपने सीनियर सिटीजन्स की बात की, मोरिंगा का जी। तो मैं ये बोलूँगी कि मोरिंगा न्यूट्रिशन हमने शुरुआत बच्चों से की है। अच्छा। जो कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित से मोरिंगा का जो प्रोडक्ट बनाया है हमने, उसे ईटेबल फॉर्म में, जो कि सेम एज बॉर्नविटा टाइप्स है, तो वो बच्चे उसे खा पा रहे हैं। उसके रिजल्ट हमने बच्चों पे देखे कि वो जो अति कुपोषित बच्चे थे एवरेज में आ गए। और उसके बाद में जो सीनियर सिटीजन्स पे भी जो कार्य करी, जो घुटनों की प्रॉब्लम और दर्द की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि सीनियर सिटीजन्स, बच्चे या हम या वुमेन हेल्थ, मैन हेल्थ, सबके लिए डैमेज इस मंच पे तो मैं और साबू साहब दो ही सीनियर सिटीजन्स हैं, तो हम लोग जरूर इसका उपयोग करेंगे और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से आगे तरक्की करें। जी, मैं भी कहना चाह रहा हूं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ साबूदाना ही नहीं, मिलेट की जो बात, हमारे कुकरी जॉकी मिलेट्स भी हैं। हाँ। और ये अभी तक बहुत मिलेट क्या बाजरा होता है? मिलेट क्या? जी, मिलेट्स मतलब ज्वार बाजरा तमाम ये चीज। हाँ, लेकिन इसमें 5 जो मिलेट्स हैं जी, वो पॉजिटिव मिलेट्स हैं। मतलब आपके शरीर के जो भी रोग हैं, हाँ, वो अगर आप नित्य प्रति तरीके से उसका सेवन करते हैं तो रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। मैं खुद पर ये प्रयोग कर रहा हूँ जी, और 2 महीने में मैंने 10 किलो वजन घटाया है और इंसुलिन खत्म हो गई है। आपकी डायबिटीज से इंसुलिन खत्म हो गई? क्या बढ़िया बात कही उन्होंने। इसका प्रयोग करें सबको, और व्रत के दिन जरूर खाएं। आप सच्चा साबूदानी के साथ कुकरी जॉकी मिलेट भी खाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण पोरवाल जी, पल्लवी जी, गोस्वामी साहब और साबू साहब यहाँ आने के लिए, इस पैनल में मेरे साथ बैठने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।